हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर के, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और साथ में हमने चैप्टर 1 को आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके हमने पढ़ा रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आपके सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और साथ में समझिएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझाने की कोशिश किया है। जीरो लेवल करने का मतलब एकदम उस तरीके से आपको समझाएंगे जो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए और आप उसको कभी भी सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, एक बार देखने की जरूरत है, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आता है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे कुछ तापमान दिए गए हैं और इन तापमानों को सेल्सियस में बदलना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर हम सेल्सियस की बात करें तो इसको डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो के का मतलब होता है, के का मतलब होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है के का मतलब। तो यहाँ पे केल्विन में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिलेशन को समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। देखिए, आपको पता होगा और नहीं पता तो आज के इस वीडियो में आपको पता हो जाएगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब कैसे होता है, तो चलिए हम आपको आज के इस वीडियो में समझाते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर जल क्या होता है, तो ये ठोस अवस्था में बदल जाता है, या आप कह सकते हैं ये बर्फ बन जाता है। अगर वही हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो जल क्या होता है, उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है, या भाप बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, भाप बन जाता है या गैस बनता है। अगर हम 273 केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन पर क्या होता है, जल ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है? सॉरी, जल, हाँ ठीक है ठीक है, जल ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, या कह सकते हैं कि बर्फ होता है, ठोस या बर्फ होता है। अगर हम वही 373 केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन पर जल क्या होता है, ये द्रव अवस्था में चेंज होने लगता है, या आप कह सकते हैं तरल अवस्था में हो जाएगा। सॉरी, तरल अवस्था नहीं, गैस में बन जाएगा, गैस में बन जाएगा, या आप कह सकते हैं भाप बन जाएगा, या उबलने लगेगा। ठीक है, क्या होगा? उबलने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे जल, यहाँ पे जल ठोस बन रहा है, उतना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो ठोस में चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना के बराबर होता है, 273 केल्विन। अब हमको डिग्री सेल्सियस से किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो केल्विन में आपका मान दिया रहेगा, जो केल्विन, जैसे यहाँ पे 300 केल्विन दिया है, तो जो केल्विन में मान दिया रहेगा उसमें से आपको घटा देना है 273। तो जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो के का मान कितना दे रखा है, 300 माइनस 273। अब यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो ये आपका होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सारी चीजों को आपने समझा होगा कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज होता है, और क्या डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर होता है। तो ये सारी चीजों को हमने आपको डिटेल से समझाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सोल्व भी हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व कर देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेकंड को सोल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे आपको लिखा है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब यहाँ पे के का मान कितना दे रखा है, 573, और माइनस क्या लिखोगे, 273। अब 500 में से 273 घटाओगे तो पहले 500 में से 200 घटा लो तो 300 बचेगा, और 73 में से 73 घटा लो तो ये जीरो हो जाएगा। यानी कि अब ये कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया, 500 जो 73 केल्विन है कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो क्वेश्चन वन को आप अच्छे से डिटेल से समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है
कि अब डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें, तो अब डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको अब हमको इसमें केल्विन में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे कि केल्विन बराबर जो होगा वो क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 273, यानी जितना डिग्री सेल्सियस का मान दिया रहेगा उसको आप 273 में ऐड कर देंगे, तो जो उसके बाद रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, केल्विन होगा। जैसे कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 प्लस 273। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 2 9, यानी 298। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 298, और 298 क्या होगा, ये केल्विन होगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर यहाँ पे बन जाता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 373 डिग्री सेल्सियस। तो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते, डायरेक्टली अब चलते हैं कि हमने आपको फॉर्मूला बताया कि केल्विन बराबर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना है 373 डिग्री सेल्सियस है, और प्लस 273, इन दोनों को अब ऐड करना होगा। देखिए ऐड करके 7 3 10, इसको इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 373 और 273, ठीक है 373 और 273। तो अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, 7 7 14, 2 3 और 2 5 और 6, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा 646 केल्विन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मान कितना आएगा 646 केल्विन। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हमने बहुत अच्छे से समझाया, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे ज्यादा सरल कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन को अवलोकन करना है। अवलोकन का मतलब जांच करना है, और जांच करने के बाद क्या वो कथन सत्य है, तो कैसे सत्य है कारण आपको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है कि नेप्थेलिन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेप्थेलिन आप इसको फलेन की गोली भी समझ सकते हैं, जो आम भाषा में समझे फलेन की गोली, या आप कह सकते हैं कपूर, ठीक है। फिर अमोनियम, अमोनियम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो ये सारे चीज आप देखेंगे कि जब इनको कुछ समय तक ले आप अगर खुला में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होने लगता है, तो इसके पीछे का रीजन है उधर्वपातन। क्या है रीजन, उधर्वपातन। उधर्वपातन क्या है, उधर्वपातन वो प्रक्रिया है जो ठोस से सीधे किस में चेंज होता है, गैस में। ठोस से किस में चेंज होता है, गैस में। और फिर गैस से किस में चेंज हो जाता है, ठोस से। और ये प्रक्रिया जो होता है उसका नाम दिया गया है उधर्वपातन। तो ये जो काम होता है वो उधर्वपातन क्रिया के द्वारा ही होता है। आइए अब डिटेल से हम इसका आंसर जानते हैं। देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है कि जो नेप्थेलिन है उधर्वपातित पदार्थ है, यानी कि ये उधर्वपातन की क्रिया नेप्थेलिन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेप्थेलिन जब उधर्वपातन की क्रिया करता है तो हम लोग जानते हैं कि जो उधर्वपातन है वो द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो जब गैस में डायरेक्टली चेंज हो गया तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, और जो नेप्थेलिन की गोलियां थी ये वो सीधे क्या हो गई, उड़ गई, या अदृश्य हो गई, गायब हो गई। तो ये आप यहाँ पे इसका कारण समझ पाए होंगे। अब हम आगे के कारण बढ़ते हैं, कारण नंबर 2। कारण नंबर 2 में कहा है कि हमें इत्र की जो गंध होती है, या इत्र की जगह पे आप डायरेक्टली सेंट समझिए, तो दूर से यहाँ बैठे रहते हैं तो मान जाता है कि अच्छा कोई सेंट मार करके आ रहा है, वो इत्र मार करके आ रहा है अपने बॉडी पे। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा होने का मेन रीजन क्या है, ऐसा होने का जो मेन रीजन है वो है विसरण। क्या है, विसरण। कौन सा इसका नाम है, विसरण। अब विसरण से कैसे होता है आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है इस सामान्य ताप पर स्वतः वाष्प में परिवर्तित होता है। क्या होता है वाष्प में परिवर्तित, इत्र। इत्र क्या होता है, सामान्य ताप में कोई भी ताप है तो ये क्या होगा, ये वितरित हो जाएगा, चारों दिशा में फैल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए इसके कण स्वतः स्वतः हवा के कणों के साथ मिलकर
चारों ओर फैले होते हैं, अर्थात इत्र के जो कण होगा वो हवा में विसरण बहुत तेजी से करता है और बहुत दूर बैठे व्यक्ति के बावजूद अतः दूर बैठे होने के बावजूद हम इत्र की गंध प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। जब हम इत्र का ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है कि जो आप सभी को पता होगा कि जो गैस का कण है वो बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। ठीक वही चीज होता है किसमें, इत्र में या सेंट में। उसमें क्या होता है कि उसमें जो गैस के रूप में, गैस के फॉर्म में जो भरे हुए हैं पार्टिकल्स कण, वो क्या होता है जैसे उसको आप बाहर निकालोगे तो वो तेजी से भागना स्टार्ट कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह आ जाना शुरू कर देगा। और इस वजह से हमसे दूर व्यक्ति के पास बैठे भी कोई व्यक्ति रहेगा तो फिर भी उस जगह पर उसको क्या देगा, स्मेल देगा या उस इत्र की गंध देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 पदार्थ दिए गए हैं और इन तीनों पदार्थ को क्या करना है, बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, ठोस के बाद किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, एक गैस में होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करें जल क्या है, तो जल आपका द्रव अवस्था है। चीनी क्या है, तो चीनी आपका ठोस है। और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो आप लोग जो मेरे द्वारा समझाया गया इससे ही आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पे सही होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो अगर हम आकर्षण की बात करें तो वो ठोस में होता है। तो ठोस यहाँ पे कौन सा है, चीनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चीनी सबसे ज्यादा है तो चीनी को बड़ा बना देंगे। फिर उसके बाद चीनी से ज्यादा भारी कौन होगा, तो जल होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आकर्षण के अनुसार आप सजा सकते हैं। नहीं तो आप बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सबसे पहले ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद लिया जल तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिया चीनी। तो हर कंडीशन में आप चीनी को क्या बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। इस वजह से आप कहेंगे कि इनके जो कणों के बीच आकर्षण होता है इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे तो हमने यहाँ पे आंसर भी इसका करा रखा था, आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन जल चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यानी यहाँ पे जल की अवस्था को लेकर के बात की गई है। इस डिग्री सेल्सियस पे या इस मान पे जल की अवस्था क्या होगी। इन तापमानों पर जल की जो भौतिक अवस्था होगी, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव या तरल अवस्था में होता है। क्यों 25 डिग्री पर द्रव तरल अवस्था में होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, साइंस। क्या साइंस कहता है कि जो कमरे का ताप होता है, ठीक है, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और इस पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इस वजह से कहेंगे कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो किसके लिए है, द्रव या तरल अवस्था के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री पर कोई भी तरल पदार्थ क्या होता है, वो जमना स्टार्ट कर देता है। जमना का मतलब वो बर्फ में चेंज होना शुरू हो जाता है। और इस वजह से आप कहेंगे कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो ठोस या बर्फ के लिए है। अगर वही 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस किस पे है, गैस या भाप पे। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री पर कोई भी द्रव हो या कोई भी चीज हो क्या था, उबलना शुरू कर देता है। इस वजह से आप कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो गैस या भाप पे, 100 डिग्री सेल्सियस जो है गैस या भाप को बताएगा या दिखाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहता है कि पुष्टि कीजिए और कारण दीजिए। क्या पुष्टि करना है कि जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल होता है मेरे भाई, जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे पता है कि जो कमरे का तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और जल उबलना कब स्टार्ट करता है, तो जल उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पहुंच जाता है तो उबलना स्टार्ट कर देता है। और अगर यही 0 डिग्री पर पहुंच जाए तो सीधे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमने आपको समझा भी रखा था और यहाँ भी आपको वही चीज समझना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यह सत्य है क्योंकि आमतौर पर कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। या फारेनहाइट की बात करें तो 68 से 73 फारेनहाइट होता है। जल का जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर
जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अतः कह सकते हैं कि जल कमरे के तापमान पर क्या होगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा या द्रव अवस्था में होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना था, जो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आता है अलमारी वाला। अलमारी वाला में क्या है कि लोहे की अलमारी है, ठीक है, क्या है, लोहे की अलमारी दी गई है और यहाँ पे कहा गया है कि उसका आकार एवं आयतन क्या निश्चित होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अलमारी जो होता है वो एक ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि लोहे की अलमारी जो है ताप पर ठोस अवस्था में होता है। अगर हम इसकी तापमान की बात करें तो ये 20 डिग्री से, ठीक है, नहीं ये तो कमरे के तापमान की बात किया गया, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप देख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा। और बढ़ते आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि 273 केल्विन क्या है। 273 केल्विन पर कोई भी जो द्रव है वो ठोस में चेंज होना शुरू कर देता है। और जल को हम अगर बात करें तो जल को 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इसे भी क्या यहाँ पे लगना स्टार्ट होगा, इसे भी यहाँ पे लगना क्या स्टार्ट होगा, तो ये भी यहाँ पे दिखाई देने लगेगा ठोस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस और खाली और 273 केल्विन, इन दोनों पे ठोस अवस्था में होता है। तो आप लोग जब इसकी गुप्त ऊष्मा को पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा वो होता है जो वायुमंडलीय ताप पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके द्रव्यमानांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, ठोस का, ठोस पदार्थ का क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा है कि 273 केल्विन पर बर्फ और जल को ठंडा करने पर बर्फ जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा में बराबर वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और इसलिए 273 केल्विन पर उसी तापमान पर जल जो होगा अपेक्षाकृत शीतलन से ज्यादा भी प्रभावकारी होगा, यानी ठंडा से भी ज्यादा ठंडा आपको देख सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में चलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए कि जब उबल रहा है पानी तो उसमें हाथ ज्यादा जलेगा, जो भाप देता है, जो इस तरीके से भाप निकलता है उसमें ज्यादा होता है। देखिए, अगर हम अधिक तीव्रता की बात करें तो अधिक तीव्रता की जो यहाँ पे देखने के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आपको मिलेगा भाप। क्या मिलेगा, भाप, या इसको भाप की जगह पे गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जनरली आपको भाप मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भाप में, क्यों, क्योंकि भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर जल बनाता है और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊष्मा त्याग करती है। अतः भाप में जलने की तीव्रता अधिक क्या हो जाती है, जाती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाप में जलने की तीव्रता महसूस अधिक क्यों होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि उबलते हुए जल की अपेक्षा जो भाप है अपने गुप्त ऊष्मा के बराबर से भी अधिक ऊष्मा क्या करता है, वो त्याग करती है। और इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से कह सकते हैं उबलते हुए जल अथवा भाप में तीव्रता की या तेज जलने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ABCD करके नाम दिया गया है, ठीक है, क्या नाम दिया गया, ABCDEF करके नाम दिया गया है और सभी को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। कैसे दर्शाया गया है, ये आपका A है, B है, C है, D है, E है, ठीक है, यहाँ पे F है और इन दोनों को अभी ऐसे ही रखा गया। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों का भी यूज हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक की बात करें तो ठोस से किस में जा रहा है, द्रव में। तो फर्स्ट क्या बनेगा, द्रवन बनेगा या द्रव अवस्था में बनेगा, द्रवन बनेगा या द्रव अवस्था में बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट बी में क्या कहता है, देखिए द्रव से गैस में बदल रहा है, तो द्रव से गैस में जब बदल रहा है तो इसको सेकेंड की क्या बोलते हैं, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। फिर उसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर थर्ड में आपको दिया गया संघनन।
कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संघनन। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, डी। डी कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि डी यहाँ पे है, यानी द्रव से किस में चेंज हो रहा है, ठोस में। तो द्रव से जब ठोस में चेंज होगा तो डी में क्या बन जाएगा, द्रव से ठोस में जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, या तो जम जाएगा या हिमीकरण हो जाएगा, हिम बन जाएगा। फिर डी आपका हो गया। ई की बात करें तो ई आप देखेंगे यहाँ से, कहाँ है ई, तो ये वाला ये है ई। तो अगर हम ई की बात करें तो ये वाला देखो यहाँ, ई का क्या यहाँ पे बनेगा, ऊर्ध्वपातन। ये पूरे चीज में संलिप्त है, क्या बनेगा, ऊर्ध्वपातन। अगर हम उसी तरीके से डी पूछें तो डी भी क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे डी कहाँ है, यहाँ पे। और अभी से पहले वाला में क्या था, अभी से पहले वाला में ही था ना, ई और डी, यानी दोनों तो सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं।